पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे पहले चैप्टर के समरी की। उसमें हम आपको ये बता रहे थे कि हम लोग कौन कौन से फार्मूला जो है पढ़े हैं उसको एक जगह इकट्ठा करना है और सब फार्मूला को याद रखना है। उसमें हम करीब 8 सूत्र की चर्चा कर चुके थे। उसमें कूलम के नियम तक हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सूत्र 9 हम लोग पढ़े विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम लोग क्या परिभाषित किए कि किसी आवेशित वस्तु के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बिंदु पर स्थित प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो यदि किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला विद्युत बल F है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E सूत्र में लिखे थे F/Q0। इसी फॉर्मूला का यूज करके किसी पॉइंट चार्ज Q के कारण उससे r डिस्टेंस r दूरी के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे E = 1/4πε0 Q/r²। अगर कोई बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी हो तो इस सूत्र का उपयोग हम लोग करेंगे। इसी को सदिश रूप में आपको बताए थे E = 1/4πε0 Q/r², एकांक सदिश r, या E = 1/4πε0 Q/r³ सदिश r। इसके बाद आपको सूत्र बताए कि अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र E है तो वहां पर स्थित आवेश Q पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर सूत्र QE। और वहां समझाए हैं कि धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है और ऋण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होती है। अब इसके बाद हम लोग परिभाषित किए हैं विद्युत विभव को। तो विद्युत विभव का परिभाषा क्या दिए थे? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो अगर परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर सूत्र W/Q0। इसी सूत्र का उपयोग करके किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी के बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर सूत्र आया था 1/4πε0 Q/r। याद होगा, हम बताए हैं, वीडियो देखिएगा पता चलेगा। वहां लिखवाए थे धन आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक और ऋण आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक। इसके बाद हम लोग विभवांतर को परिभाषित किए थे। तो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर प्रति एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इस पर आधारित एक सूत्र लिखे थे कि यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर dV है तो किसी आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W = Q × dV। यहाँ पर समझाए थे विभवांतर जब भी निकालना होगा तो जिस बिंदु पर आवेश को ले जाना है उस बिंदु के विभव में से जिस बिंदु से ले जाना है उसके विभव को क्या करते हैं, घटाते हैं। इसको परिभाषित करने के बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच एक संबंध लिखे थे और वहां आपको बताए थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। यानी E बराबर सूत्र वहां बताए थे -dV/dr। और इस सूत्र के आधार पर इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता का हम कहे थे कि एक SI मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ऐसे तो हम लोग परिभाषा के अनुसार इसका SI मात्रक लिख चुके थे न्यूटन प्रति कूलम इस सूत्र के अनुसार। इसके बाद दो आवेशित कणों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम लिखे थे U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r। अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2
एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। इतना पढ़ने के बाद हम लोग परिभाषित किए थे विद्युत द्विध्रुव। तो जब समान परिमाण के दो बिंदु आवेश और उनकी प्रकृति विपरीत है और एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित है तो उसी व्यवस्था को, उसी निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा गया था। और तब वहां पर एक सूत्र हम लिखे थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर सूत्र लिखा गया था Q × 2L। यहां पर Q द्विध्रुव का एक आवेश का परिमाण है और 2L द्विध्रुव की लंबाई है और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सदिश राशि माना गया है और इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ली जाती है। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद हम लोग सूत्र निकाले कि अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र E में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है टॉ बराबर सूत्र में लिखे थे PE sin थीटा। इसी को सदिश रूप में टॉ बराबर याद रखना है P × E। यहां पर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र तीव्रता है और थीटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इस E के बीच का कोण है। इस सूत्र के आधार पर हम वहां पर कुछ नोट की चर्चा कर चुके हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल हमेशा शून्य होता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल कभी भी 0 नहीं होता है। और तीसरा नोट वहां बताए हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर कोई विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार स्थित है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है या विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है तो इन दोनों स्थितियों में उस पर नेट बल के साथ साथ बल आघूर्ण भी शून्य होता है। अतः इन दोनों स्थितियों में यह जो है संतुलन में होता है। इसके बाद हम लोग जो चर्चा किए हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तो U बराबर सूत्र आया था -PE cos थीटा और इसी को लिख दिए थे -P.E। और विद्युत द्विध्रुव को अगर विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से घुमाकर θ2 कोण तक ले जाना है तो किया गया कार्य W बराबर हम लोग सूत्र क्या लिखे थे PE cos θ1 - cos θ2। अब इसके बाद इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत क्षेत्र विभव का हम लोग व्यंजक निकाले हैं। तो जब बिंदु विद्युत द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है तो उस केस में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 2πr/r² - L² अगर बिंदु द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश केंद्र से r दूरी पर है तो वहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 2πr/r² - L²। अगर द्विध्रुव बहुत छोटा है तो उस केस में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r³। अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। अब अगर बिंदु विद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r² + L² 3/2। और यदि द्विध्रुव बहुत छोटा है तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। और वहां बताए हैं कि लंब विद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समानांतर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। और तीसरा केस जब बिंदु द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण पर द्विध्रुव केंद्र से r दूरी पर स्थित होती है तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर
1/4πε0 P/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये 3 कंडीशन हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, तो जब बिंदु उसके अक्ष के अनुदिश उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर प्लस q आवेश की ओर होती है, तो विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 P/r² माइनस l²। अगर बिंदु माइनस q आवेश की ओर हो तो यहां पर चिन्ह ऋणात्मक। अगर द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो V बराबर 1/4πε P/r²। जब बिंदु द्विध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर हो तो वहां पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? 0। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के लंब समद्विभाजक के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। अगर बिंदु द्विध्रुव अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण पर द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर हो तो विद्युत विभव V बराबर सूत्र था 1/4πε0 P cos थीटा बटा r² माइनस l² cos स्क्वायर थीटा। यही जनरल केस हम निकाले हैं, इसी से ये विशेष स्थिति हम लोग चर्चा किए हैं पहले। अगर द्विध्रुव बहुत छोटा हो तब V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा बाई r²। इतना जब हम लोग निकाल दिए तब हम लोग चर्चा किए हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखे गए एकांक धन आवेश द्वारा प्राप्त पथ के अनुदिश खींची गई रेखाओं को ही कहा गया है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसके बाद हम लोग परिभाषित किए विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समूह को ही विद्युत फ्लक्स कहा गया। वहां बताया गया अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत के साथ थीटा कोण बनाती है, तब उसके पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है फाई बराबर सूत्र बताया गया a cos थीटा। इस विद्युत फ्लक्स के बाद इसी को हम लिखे हैं E.A। गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणज होता है। तो थ्योरम का गणितीय रूप है फाई = E.dA = सिग्मा Q/ε0। अब इस गॉस नियम का उपयोग करके किसी आवेशित खोखला गोला के कारण किसी बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक्सप्रेशन निकाले हैं। तो जब बिंदु उस खोखला गोला के बाहर उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित होती है तो E बराबर सूत्र 1/4πε0 Q/r²। और वहीं पर बिंदु पर विभव V = 1/4πε0 Q/r। जब बिंदु उस आवेशित खोखला गोला के पृष्ठ पर उपस्थित रहती है तो उस स्थिति में इस व्यंजक में स्मॉल r के जगह उस खोखला गोला की त्रिज्या कैपिटल R का उपयोग होता है। तो E = 1/4πε0 Q/R² एंड V = 1/4πε0 Q/R। अब तीसरा जो केस वहां बताए थे कि जब बिंदु उस खोखला गोला के अंदर स्थित हो तो उस स्थिति में E का मान 0। तो आवेशित खोखला गोला हो या आवेशित खोखला घन हो या घनाभ हो या किसी भी आकृति का खोखला अगर कोई आपका चालक है तो उसके अंदर हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान 0 है। और बताए थे कि आवेशित खोखला गोला के अंदर विद्युत विभव का मान अचर होता है और उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का वही मान होता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। अब इस प्रकार से फिर हम लोग एक सूत्र निकाले थे
अगर कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार है और उसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, तो उस तार से r दूरी के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सूत्र लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और इसके बाद हम निकाले थे कि अगर कोई अनंत विस्तार की चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो उस चादर के आसपास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और वहां आपको समझाए थे कि ये पहला व्यंजक है जिसमें बिंदु की दूरी का कोई महत्व नहीं है। तो किसी आवेशित अनंत विस्तार की चादर के कारण उसके आसपास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आवेशित चादर से उस बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना सूत्र पढ़े हैं, तो जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो इन सभी सूत्रों का उपयोग होगा। इसलिए आपका पहला काम है इन सभी सूत्रों को क्या करना, याद करना। इस चैप्टर में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दृष्टिकोण से। पहला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता या विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। अगर इसी प्रकार से लिखा हुआ है तो हम लोग बिंदु अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण पर लेकर के व्यंजक निकालेंगे। लेकिन अगर ये स्थिति स्पष्ट किया है कि अक्षीय स्थिति में व्यंजक निकालें तो बिंदु अक्ष के अनुदिश लेंगे, निरक्षीय स्थिति में व्यंजक निकालें तो बिंदु उस अक्ष के लंब समद्विभाजक पर लेकर निकालेंगे, जिसकी चर्चा पिछले की वीडियो में आपको किया गया है। वहीं से जवाब सब मिल जाता है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका पहला काम है सभी सूत्र जो हमने समराइज कर दिया इसको याद कर लेना। जितने परिभाषा है छोटे छोटे वो सबको याद रखिए। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव के लिए कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल भी इस सूत्र याद रहने से बन जाएगा। हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन उसके पहले इस स्थिर वैद्युतिकी का जो दूसरा चैप्टर है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे और तब दोनों का एक साथ न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो इसके दूसरे चैप्टर का जो नाम है ये स्थिर वैद्युतिकी का दूसरा चैप्टर हो गया, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अभी की चर्चा से ये बात तो आपको स्पष्ट हो गई होगी कि इस स्थिर वैद्युत विभव की सारी बातें जो है हम लोग पिछले सभी वीडियो में पढ़ लिए। पिछले ही चैप्टर में सबकी चर्चा हमने कर दिया। अब इस चैप्टर में केवल हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो धारिता के बारे में। तो इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो समझ लीजिए हम लोग इतना समझ गए कि जब भी किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो उस पर विभव बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा विभव? तो विभव क्या है? तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। मान लो ये कोई चालक है, ये उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं। अब इसको आवेशित करना है। प्रारंभ में जैसे थोड़ा सा भी आवेश इस पर दीजिएगा और इस पर आवेश देने की कोशिश करेंगे तो ये आवेश उसको प्रतिकर्षित करेगा और उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इसमें विभव के रूप में संचित होते जाता है। तो किसी भी चालक पर दिया गया आवेश उस पर उत्पन्न विभव का अनुकर्मानुपाती होता है। किसी चालक पर दिया गया आवेश
उस पर उत्पन्न विभव का अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि किसी चालक पर दिया गया आवेश Q है, उस पर उत्पन्न विभव भी है, तो Q समानुपाती भी और Q बराबर C भी, जहां C चालक की धारिता है जिसका मान चालक की आकृति एवं आकार पर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखना है, जहां C चालक की धारिता है जिसका मान चालक की आकृति एवं आकार पर निर्भर करता है, इसके अलावा किसी भी बात पर निर्भर नहीं करेगा। इस पर विशेष जोड़ हम इसलिए दे रहे हैं कि इस सूत्र के अनुसार आप लिखिएगा C = Q/V। कई बार भुलवाने के लिए पूछता है, अगर चालक पर दिया गया आवेश दोगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगी? तो देखता है लड़का कि C बराबर सूत्र है Q/V, आवेश दोगुना हो गया तो धारिता दोगुनी हो गई। नहीं, आवेश बढ़ेगा उसी अनुपात में विभव भी बढ़ जाएगा, धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चालक की धारिता न तो आवेश पर निर्भर करेगी न विभव पर, धारिता केवल किस पर निर्भर करेगी? तो चालक की आकृति एवं आकार पर। यहां से इस चालक की धारिता को आप परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? अगर V का मान हम लोग 1 वोल्ट कर दें तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q। तो किसी चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से आवेश के उस मान के बराबर होती है जो चालक पर 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न कर देता है। चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से आवेश के उस मान के बराबर होती है जो चालक पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न कर देता है। कोई आपसे पूछे चालक की धारिता को परिभाषित करिए, परिभाषा लिख सकते हैं, चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से आवेश के उस मान के बराबर होती है जो चालक पर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न कर देता है। अब इसी सूत्र से चालक का आप मात्रक और विमा हम लोग लिखेंगे। तो आप जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक कूलम और विभव का वोल्ट, तो धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम प्रति वोल्ट, और इसको क्या कहा जाता है? फैराड, संकेत में। अब चूंकि फैराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए प्रायः चालक की धारिता माइक्रो फैराड में लिखा रहेगा μF। पहले समझा चुके हैं, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पीको फैराड, इसमें वैल्यू दिया रहता है, तो इसको बदलना पड़ेगा। माइक्रो 10⁻⁻⁴, नैनो 10⁻⁹, पीको 10⁻⁻12। आप बीमा भी लिख सकते हैं। आवेश का बीमा आप जानते हैं IT, विभव का ml² T-3 I-1, तो क्या हो जाएगा? m का पावर -2, l का पावर -2, t का पावर 4 I²। तो इस धारिता का बीमा हो गया m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 4 I²। अब इसके बाद इस धारिता की विस्तृत चर्चा और हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।